बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हम 185 तक पहले डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो द 186 क्वेश्चन इज़ difference between code switching and code mixing. As all of you know that the question is related to the linguistics and sociolinguistics. कोड मिक्सिंग एंड कोड का मतलब होता है लैंग्वेज, मिक्सिंग का मतलब मिक्स करना, स्विचिंग का मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी तरफ अचानक एक ही लैंग्वेज से दूसरी तरफ मूव कर जाना। आर रिलेटेड पर डिस्टिंक्ट फिनोमेना। कोड मिक्सिंग मीन्स कंबाइनिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस विद इन अ लैंग्वेज सेंटेंस आर कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कोड मिक्सिंग जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स में एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो अब इसमें मैंने बायोलॉजिकल टर्म यूज़ किया, उर्दू में बात कर रही हूँ, उसमें मैंने इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स किए, इसका मतलब है दैट इज़ कोड मिक्सिंग। कोड switching between two or more languages in a conversation, often with a clear boundary between languages, such as switching from one language to another for a specific topic or distance। मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ एंड सडनली मैं कह देती हूँ सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोड स्विचिंग, ठीक है। तो मैंने जो है एक ही उसी लैंग्वेज के अंदर, उसी कन्वर्सेशन के अंदर मैंने एक सेंटेंस टोटली इंग्लिश का ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कोड स्विचिंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट syntagmatic and paradigmatic are refer to different relationship between words. One refers to axis of chain, the other refers to axis of choice. Paradigmatic is axis of choice. So syntagmatic relationships जो होते हैं between words in a sequence, they focusing on how words combine to form phrases or sentences. For example, dog and bone, in the dog chased the bone. Paradigmatic relationships क्या होता है between words that can replace each other in a given context, focusing on substitutions within a category, for example dog and cat, as both being animals. So ये जो syntagmatic है that is horizontal relationship, while paradigmatic is vertical relationship. The next question is difference between language and parole. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा, इससे आपका भी भला होगा और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो लैंग और पेरोल का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। लैंग जो होती है, लैंग्वेज जो होता है वो लैंग को रेफर करता है, द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ रूल्स, जिसमें नॉर्म्स होते हैं, कन्वेंशंस हैं दैट गवर्न लैंग्वेज इंक्लूडिंग ग्रामर, सिंटेक्स एंड वोकैबुलरी। व्हाइल पेरोल इज द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, एक्चुअल इंस्टांसेस ऑफ लैंग्वेज यूज, दैट हाउ वी यूज, हाउ वी प्रोनाउंस, हाउ वी अटर दैट लैंग्वेज, such as spoken or written utterances that are produced by individuals. Okay, the next question is difference between synchrony and diachronic. आपको इस चैनल पर PPSC RFPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। सो सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक के दरमियान जो है डिस्टिंक्शन, जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या है। सिंक्रोनिक द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एग्जामिनिंग इट्स ग्रांड स्ट्रक्चर, रोल्स एंड यूजेस। सिंक्रोनिक refers to the given point of time, but diachronic is the historical period of time. Diachronic the study of a language evolution and changes over time, examining its historical development, origins and transformations. Synchronic जो है बेसिकली वो स्नैपशॉट है लैंग्वेज का एट अ स्पेसिफिक मोमेंट। वाइल डायक्रॉनिक जो है वो वीडियो शोइंग है द लैंग्वेज एवोल्यूशन एंड चेंजेस ओवर time. The next question is a difference between competence and performance. As all of you know that the competence and performance is a linguistic term that was introduced by Noam Chomsky. Competence बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द आइडियलाइज्ड इंटरनलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज दैट अ स्पीकर हैज़ इंक्लूडिंग द रूल्स, नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। बट परफॉर्मेंस इज द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस विच में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मेमोरी, अटेंशन एंड कॉन्टेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर what is structuralism? Structuralism is a theoretical approach in linguistics, as anthropology and other fields that analyzes underlying structures and patterns. Structuralism was introduced by Ferdinand de Saussure and it seeks to identify universal laws and relationships. उसमें इसने binary opposition का concept दिया, लैंग पेरोल का concept दिया उसने, और साइंस सिग्निफाइड इन चीज़ों के कंसेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में ही दिए गए थे। इट एम्फसाइजेस द अंडरलाइंग सिस्टम रादर दैन सरफेस लेवल appearances. In linguistics, structuralism examines the underlying structure of language, including phonology, grammar, and semantics, to reveal the underlying patterns and rules that govern language use.
और स्ट्रक्चरिज्म बेसिकली कंसर्न करता है अंडरलाइंग आर्किटेक्चर एंड ब्लूप्रिंट्स रादर देन जस्ट लुकिंग एट द सरफेस लेवल अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक थेरेटिकल अप्रोच है जो कि चैलेंज करता है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ स्ट्रक्चर को, अथॉरिटी को और मीनिंग को. ये क्वेश्चंस करता है द आइडिया ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड ग्रैंड नैरेटिव्स. इट एम्फसाइजेस डाइवर्सिटी, डिफरेंस एंड फ्रेगमेंटेशन. इट सीज मीनिंग एज फ्लूइड, कॉन्टेक्चुअल एंड सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. In linguistics, post-structuralism critiques the idea of a fixed underlying structure of language, instead highlighting the complexity, variability and creative nature of language use. So, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डीकंस्ट्रक्शन. ये सारे लिटरेरी थेरीज से उठाए गए हैं एक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं. सो डीकंस्ट्रक्शनिज्म बेसिकली इज़ अ क्रिटिकल मेथोडोलॉजी. इट एनालाइजेस texts to expose underlying power dynamics, biases, and contradictions. It challenges traditional notions of meaning, authority, and truth. It reveals how language and meaning are constructed and unstable. It seeks to undermine dominant interpretations and uncover alternative perspectives. डिकन्स्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट था डिकन्स्ट्रक्शनिज्म का, यह डेवलप किया था जैकुस डेरिडा ने, जो कि की एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म है, एमिंग टू शो दैट texts are not fixed or stable but rather complex and open to multiple interpretations. So the next question is what is difference among ईगो, आईडी एंड सुपर ईगो. ये जो तीनों टर्म्स हैं ये ली गई हैं साइको एनालिसिस की थेरी से जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने पेश की थी. सो द ईगो, आईडी एंड सुपर ईगो आर थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइकी इन सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थेरी. आईडी बेसिकली एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट होता है. इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द माइंड है. सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेयर, जो बच्चों के अंदर होता है कि फौरी तौर पे हमें ये चीज़ चाहिए, उसके लिए वो रो धोएंगे, लेट जाएंगे या कुछ भी करके वो अपनी चीज़ बनवाएंगे. ईगो ये वो पार्ट है जब इंसान थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, रैशनल हो जाता है, मेडिटेटिंग हो जाता है बिटवीन आइडी एंड रियलिटी, कि ज़रूरी नहीं है अगर एक चीज़ नहीं मिल रही तो ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ. एंड रियलिटी इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड सोशल एक्सेप्टेंस. सुपर ईगो जो है ये मॉरल कंपोनेंट होता है. ये इनकॉर्पोरेटिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग द सेल्फ. Think of it like a car. ID is the gas pedal, instincts. Ego is the steering wheel, reason, and superego is the GPS, morals. So these structures interact in conflict, shaping an individual's thoughts, feelings, and behaviors. Next question is what is black literature. Black literature refers to the writings by black people, primarily from the African diaspora, that reflect their experiences, cultures, and perspectives. It encompasses various genres, including fiction, poetry, drama, and essays, and often explores themes such as racism and oppression, identity and self-discovery, culture and heritage, social justice and activism, personal and collective struggles. Black literature जो है include करता है by the works by authors like Toni Morrison and Langston Hughes, Zora Neale Hurston, James Baldwin, Maya Angelou, and many others who have made significant contributions to the literary canon. The next question is what is Black Vernacular English? Black Vernacular English, BVE, or African American Vernacular English, AAVE, refers to the variety of English spoken by many African Americans, particularly in informal settings. It has its own distinct grammar and syntax का होता है, vocabulary and pronunciation, rhythm and cadence. BVE has evolved from African languages, slave dialects, and contact with European languages. So examples of BVE जो हैं वो क्या हैं? Using be instead of is. He be running means he is running की बजाय he be running. Dropping the final consonant sound, for example test becomes test. Using x instead of ask. ठीक है, तो ये जो है भी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर और आइडेंटिटी का, और इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इंक्लूडिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन बेसिकली ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंबाइन करता है टू वर्ड्स और फ्रेजेस को दैट सीम्स टू बी कंट्राडिक्टरी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट इज़ आल्सो कॉल्ड पन. Okay, pun. This creates a tension or paradox, often highlighting the complexity or nuance of a concept. यानी अपोजिट, दो अपोजिट चीज़ों का जो है ये रिलेट करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन इंक्लूड जम्पो, श्रिम्प. बिटर स्वीट मीन्स बिटर स्वीट. अब देखिए ये दोनों अपोजिट टर्म है. deafening silence, act naturally, living dead. तो ये टर्म जो है ऑक्सीमोरॉन इट्स सेल्फ oxymoron as oxy means sharp and moron means dull.
Oxymorons are used in literature, poetry, and everyday language to add depth, humor, or emphasis to a statement. So the next question is, what is synecdoche? Synecdoche is a part represents the whole entity. Synecdoche ये rhetorical device है जो कि in which a part represents the whole represents a part. A specific term represents a general term. For example, I got a new set of wheels means car. Wheel का मतलब क्या है? car. The White House made a statement. White House means government. I need a hand. Hand means help. So synecdoche is a powerful tool in language, allowing us to convey complex ideas efficiently and creatively. It's commonly used in literature, poetry, and everyday speech. The next question is, what is anti-hero? Anti-hero means a protagonist who lacks traditional heroic qualities. जिसके अंदर ट्रेडिशनल हेरोइक क्वालिटीज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल आइडियलिज्म, करेज एंड मोरालिटी. इट मे बी फ्लॉड, imperfect, or even villainous. It often motivates by self-interest, revenge, or personal gain. Can be sarcastic, cynical, or humorous. अब एंटी हीरोज़ जो है वो लिटरेचर, फिल्म, टीवी शोज़ में पाए जाते हैं, रिलेटेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल टोनी सोप्रानो, द सोप्रानोस, वाल्टर वाइट, ब्रेकिंग बैड, डेडपूल, मार्वल कॉमिक्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ कोड हीरो? कोड हीरो जो है बेसिकली कौन होता है? कोड हीरो ये एक लिटरेरी टर्म है, कॉइंड की गई है बाय फिलोसोफर एंड क्रिटिक अर्नेस्ट हेमिंगवे टू डिस्क्राइब a protagonist who lives by a personal code of honor, conduct, and morality, is often stoic, courageous, and willing to sacrifice, faces challenges and adversity with dignity and grace, may be vulnerable but remains true to their code. Code heroes typically found in Hemingway's works such as The Old Man and the Sea में सेंटियागो का कैरेक्टर है, और A Farewell to Arms में फ्रेडरिक हेनरी का, For Whom the Bell Tolls में रॉबर्ट जॉर्डन का. So the code hero embodies a sense of integrity, duty, and self-respect. The next question is, what is Hemingway hero? Hemingway hero का other name जो है that is Tyro. Tyro is another name for the Hemingway hero, referring to a novice or inexperienced person. यानी जो inexperienced person हो, new इंसान हो, often in a challenging or dangerous situation. In Hemingway's works, the Tyro is a protagonist who faces a test of courage and skill, must learn to navigate a difficult situation, often makes mistakes but learns from them, develops resilience and determination, emerges transformation with a newfound sense of purpose and identity. So the next question is, PM who got Nobel Prize? कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया? अबी अहमद अली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, वन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2019 फॉर हिज एफर्ट्स टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली फॉर हिज डिसिसिव इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर conflict with neighboring Eritrea. So the next question is, can you recommend me a good dictionary? तो इंटरव्यू के दौरान आप आंसर कर सकते हैं yes. अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सी डिक्शनरी आप रिकमेंड करेंगे, तो I would recommend the Oxford English Dictionary or Merriam-Webster's Dictionary. Both are highly respected and widely used resources that provide accurate and comprehensive definitions, synonym, antonym, and usage examples. They are excellent tools for improving vocabulary, understanding nuances of language, and articulating thoughts clearly. Additionally, they are regularly updated to include modern words and phrases and making them relevant for contemporary communication. तो आप ये दो इंग्लिश डिक्शनरीज जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग. स्क्रीन प्ले और राइटिंग जो है इसमें डिफरेंस है. रेगुलर डिफरेंट राइटिंग डिफर इन सेवरल वेज. फॉर्मेट स्क्रीन प्लेस में होता है, लाइक स्क्रीन प्लेज हैव आ स्पेसिफिक फॉर्मेट विद सीन, हेडिंग्स, एक्शन लाइंस, कैरेक्टर नेम्स एंड डायलॉग्स. रेगुलर राइटिंग जो में क्या होता है, लाइक नॉवेल्स और आर्टिकल्स हैज़ अ मोर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट. विजुअल स्टोरी टेलिंग क्या होता है, इसमें स्क्रीन प्लेज में इट रिलाई करता है ऑन एक्शन लाइंस एंड स्टेट डायरेक्शंस टू कन्वे द स्टोरी विजुअली, वाइल रेगुलर राइटिंग जो होती है वो फोकस करती है, उसका फोकस होता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज पर टू पेंट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड. सो इस तरह से डायलॉग में भी फ़र्क होता है स्क्रीन प्ले के, और रेगुलर राइटिंग के लेंथ में फ़र्क होता है, पर्पज़ में होता है, कोलैबोरेशन में होता है, और पेसिंग में होता है. So the next question is last question of this video, that is, what is Hellenism? Hellenism can refer to different concepts. एंशियंट ग्रीक को भी रेफ़र करता है, मॉडर्न टाइम्स को भी रेफ़र करता है. हेलेनिज्म बेसिकली एंशियंट ग्रीक में हेलेनिस्टिक पीरियड, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक जुदाइज्म, हेलेनिस्टिक फिलॉसफी एंड हेलेनिस्टिक रिलीजियन. मॉडर्न टाइम्स में हेलेनिज्म, न्यू क्लासिसिज्म एंड एस्थेटिक मूवमेंट इन 18th and 19th century England and Germany. And Hellenism, modern religion, and Hellenistic religious groups rooted in Greek culture, praxis, cultural values, philosophy, and Greek history. Devotion to or imitation of ancient Greek thought, customs, or styles,
a body of humanistic and classical ideas associated with ancient Greek. So the next, I hope it's clear to all of you. It was the last question. Thank you very much. Allah Hafiz.